ट्रैक 12A। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 168 से पन्ना नंबर 172 तक अध्याय 12 का रिकॉर्डिंग किया गया है। अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य ब्रैकेट में कॉलोनियल सिटीज़, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। स्मरणीय बिंदु: मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी के एजेंट सन 1639 में मद्रास तथा सन 1690 में कलकत्ता में बस गए। सन 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया था। दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरई और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। ये दोनों नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। उत्तर भारत में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी करता था। नई क्षेत्रीय शक्तियों के विकास को क्षेत्रीय राजधानियों लखनऊ, हैदराबाद, पूना, श्रीरंगपट्टनम, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर का महत्व बढ़ गया। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने पहले ही विभिन्न स्थानों पर अपने आधार स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने सन 1510 में पणजी में, डचों ने सन 1605 में मछलीपट्टनम में, अंग्रेज़ों ने मद्रास में सन 1639 में तथा फ्रांसीसियों ने सन 1673 में पांडिचेरी में। सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ा। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास सन 1872 में किया गया था। सन 1853 में रेलवे का आरंभ हुआ। 18वीं शताब्दी तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट आदि प्रदेश ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। शहरों को नस्ली आधार पर दो भागों में बांटा गया था। व्हाइट टाउन जहां गोरे रहते थे और ब्लैक टाउन जहां भारतीय रहते थे। गोरखा युद्ध ब्रैकेट में 1815-1816 के दौरान शिमला की स्थापना की गई। सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बने। NCERT अभ्यासार्थ प्रश्न उत्तर दीजिए ब्रैकेट में लगभग 100-150 शब्दों में। प्रश्न 1, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभालकर क्यों रखे जाते थे? उत्तर, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स शहरीकरण के विकास की गति को जानने के लिए संभालकर रखे जाते थे। इनसे निम्नलिखित बातों का पता चलता था। 1. जनसंख्या में हो रही वृद्धि की दर क्या है? 2. सामाजिक जीवन किस प्रकार बदल रहा है? 3. बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा को कैसे नियंत्रित किया जाए? 4. शहर की व्यापारिक गतिविधियों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? 5. शहर के और अधिक विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए? प्रश्न 2, औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं? उत्तर, औपनिवेशिक शासनकाल में शहरों के विस्तार पर
नज़र रखने के उद्देश्य से नियमित रूप से जनगणना की जाती थी। इतिहासकारों के विचार के अनुसार 19वीं शताब्दी के मध्य भाग तक विभिन्न क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर जनगणना कराई जा चुकी थी। 1872 ईस्वी सन में अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया। तत्पश्चात 1881 ईस्वी सन से दशकीय अर्थात प्रत्येक 10 वर्षों में की जाने वाली जनगणना व्यवस्था को नियमित रूप से दे दिया गया। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने अथवा शहरीकरण के रुझान को समझने में जनगणना संबंधी आंकड़ों में ठोस व महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि 1800 के बाद शहरीकरण की गति धीमी रही। 19वीं शताब्दी व 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में शहरी जनसंख्या का अनुपात लगभग स्थिर रहा। 3 जनगणना से संबंधी आंकड़ों से शहरों में रहने वाले लोगों की उम्र, लिंग, जाति एवं व्यवसाय आदि के विषय में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। 4 जनगणना संबंधी आंकड़ों से औपनिवेशिक भारत के विभिन्न शहरों में रहने वाले श्वेत एवं अश्वेत लोगों की कुल संख्या का सरलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है। 5 जनगणना संबंधी आंकड़ों से श्वेत एवं अश्वेत शहरों के निर्माण, विस्तार, उनमें रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, बीमारियों का जनता पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव आदि के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। इस प्रकार जनगणना संबंधी आंकड़ों में औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। इनके द्वारा जनसंख्या के विषय में प्राप्त सामाजिक जानकारियों को सुगम आंकड़ों में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न 3 व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व था? उत्तर व्हाइट और ब्लैक टाउन भारतीयों पर अंग्रेज़ों की जातीय श्रेष्ठता के प्रतीक थे। अंग्रेज़ गोरी चमड़ी वाले थे और उन्हें व्हाइट कहा जाता था, जबकि भारतीयों को काले लोग कहा जाता था। व्हाइट टाउन औपनिवेशिक शहरों के वे भाग थे जहां केवल गोरे लोग रहते थे। छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों पर विकसित किया गया तथा छावनियों में यूरोपियों के अधीन भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे। ये इलाके मुख्य शहर से अलग परंतु जुड़े हुए होते थे। चौड़ी सड़कें, बड़े बगीचों में बने बंगलों, बैरकों, परेड मैदान और चर्च आदि से लैस ये छावनियाँ यूरोपीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल थी। व्हाइट टाउन व्यवस्थित शहरी जीवन का प्रतीक था। ब्लैक टाउन में भारतीय रहते थे। ये अव्यवस्थित थे तथा गंदगी एवं बीमारी के स्रोत थे। इन्हें अराजकता एवं उपद्रव का केंद्र माना जाता था। प्रश्न 4 प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया? उत्तर प्रमुख भारतीय व्यापारी बहुत धनी थे। वे पढ़े लिखे भी थे। वे चाहते थे कि वे भी अंग्रेज़ों की तरह व्हाइट टाउन जैसे साफ सुथरे इलाकों में रहे और उन्हें भी समाज में उचित सम्मान प्राप्त हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए। 1 उन्होंने औपनिवेशिक शहरों अर्थात बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के एजेंटों तथा मध्यस्थों के रूप में
काम करना प्रारंभ कर दिया। 2. उन्होंने ब्लैक टाउन में बाज़ारों के आसपास परंपरागत ढंग के दालानी मकान बनवाए। उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने के लिए शहर के अंदर बड़ी बड़ी ज़मीनें भी खरीद ली थी। 3. अपने अंग्रेज स्वामियों को प्रभावित करने के लिए वे त्योहारों व रंगीन भोजों का आयोजन करते थे। 4. समाज में अपनी उच्च स्थिति को दर्शाने के लिए उन्होंने मंदिर भी बनवाए। 5. मद्रास के कुछ दुबाश व्यापारी ऐसे भारतीय थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषा बोलना जानते थे। 6. संपत्ति एकत्रित करने के लिए वे सरकार में अपनी पहुंच का प्रयोग करते थे। 7. ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने के कारण समाज में उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी। प्रश्न 5. औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए थे? उत्तर: मद्रास को बहुत से गांवों को मिलाकर विकसित किया गया था। धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले अनेक समुदाय आकर मद्रास में बस गए। यूरोपवासी व्हाइट टाउन में रहते थे, जिसका केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज अथवा सेंट जॉर्ज किला था। अंग्रेज़ों की सत्ता मजबूत होने के साथ साथ यूरोपीय निवासी किले से बाहर जाने लगे। गॉर्डन हाउसेज ब्रैकेट में बगीचों वाले मकान सबसे पहले माउंट रोड और पूनामाली रोड पर बनने प्रारंभ हुए। ये सड़कें किले से छावनी तक जाती थी। इस दौरान संपन्न भारतीय भी अंग्रेज़ों की तरह रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप मद्रास के आसपास स्थित गांवों का स्थान बहुत से नए उपशहरी प्रदेशों ने ले लिया। यह इसलिए भी संभव हो सका क्योंकि संपन्न लोग परिवहन सुविधाओं की लागत वहन कर सकते थे, परंतु गरीब लोग अपने काम की जगह के निकट स्थित गांवों में ही रहते थे। मद्रास के बढ़ते शहरीकरण का परिणाम यह हुआ कि इन गांवों के बीच वाले प्रदेश शहर में समा गए। इस प्रकार मद्रास में शहरी तथा ग्रामीण तत्व आपस में घुल मिल गए तथा मद्रास दूर दूर तक फैली एक अल्पसघन आबादी वाला अर्ध ग्रामीण शहर बन गया। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, ब्रैकेट में लगभग 250-300 शब्दों में। प्रश्न 6. 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण किस तरह हुआ? उत्तर: 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण निम्नलिखित प्रकार से हुआ। 1. 18वीं शताब्दी में नगरों का मध्यकालीन स्वरूप बदलने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगरों का पतन तथा नए नगरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता के पतन के साथ ही उसके शासन से जुड़े नगरों का भी पतन हो गया। मुगल राजधानियाँ दिल्ली तथा आगरा अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो बैठी। 2. दूसरी ओर नई क्षेत्रीय शक्तियों के विकास से क्षेत्रीय राजधानियों लखनऊ, पूना, हैदराबाद, बड़ौदा, श्रीरंगपट्टम, तंजौर तथा नागपुर का महत्व बढ़ गया। 3. व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग मुगल केंद्रों से इन नई राजधानियों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। 4. नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों के कारण भाड़े के सैनिकों को भी रोजगार मिलने लगा। 5. कुछ स्थानीय लोगों तथा
उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से जुड़े अधिकारियों ने भी इस अवसर पर उपयोग कस्बे और गंज ब्रैकेट में छोटा स्थायी बाजार आदि नई शहरी बस्तियां बसाने में किया। परंतु राजनीतिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव सभी जगह एक जैसा नहीं था। अनेक स्थानों पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, परंतु कुछ अन्य स्थानों पर युद्ध, लूटमार तथा राजनीतिक अनिश्चितता के कारण आर्थिक पतन की स्थिति उत्पन्न हो गई। 6. व्यापार तंत्रों में हुए परिवर्तन ने भी शहरी केंद्रों के रूपांतरण को प्रभावित किया। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने पहले ही विभिन्न स्थानों पर अपने आधार स्थापित कर लिए थे। 1. पुर्तगालियों ने सन 1510 में पणजी में, 2. डचों ने सन 1605 में मछलीपट्टनम में, 3. अंग्रेज़ों ने सन 1639 में मद्रास में तथा 4. फ्रांसीसियों ने सन 1673 में पांडिचेरी में। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के साथ ही इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगरों का विकास होने लगा। 7. 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद और पूंजीवाद जैसी शक्तियाँ समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगी। 8. 18वीं शताब्दी के मध्य से परिवर्तन का एक नया चरण आरंभ हुआ। व्यापारिक गतिविधियों के अन्य स्थानों पर केंद्रित हो जाने से 17वीं शताब्दी में विकसित सूरत, ढाका तथा मछलीपट्टनम हो गए। प्रश्न 7. औपनिवेशिक शहर में सामने आने वाले नए तरह के सार्वजनिक स्थान कौन से थे? उनके क्या उद्देश्य थे? उत्तर: औपनिवेशिक शहर में सामने आने वाले नए तरह के सार्वजनिक स्थान और उनके उद्देश्य निम्नलिखित थे। 1. औपनिवेशिक शहर अर्थात मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में फैक्ट्रियां या व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए, जहां पर व्यापारिक गतिविधियां, सामान लेन देन और गोदामों में उन्हें रखा जाता था। इन फैक्ट्रियों में कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी भी रहते थे। 2. इन शहरों को बंदरगाहों के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहाँ जहाज़ों को लादने और उनसे उतारने का काम होता था। 3. शहरों के नक्शे बनाए गए, आंकड़े एकत्रित किए गए, सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ये सभी दस्तावेज प्रशासनिक ऑफिसों में होते थे। 4. शहरों के रख रखाव के लिए नगर पालिकाएँ बनाई गई, जो शहरों में जलापूर्ति, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं उपलब्ध कराती थी तथा लोगों की मृत्यु और जन्म का रिकॉर्ड भी रखती थी। 5. सन 1853 के बाद से इन शहरों में रेलवे स्टेशन, रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियाँ तथा रेलवे लाइन के नेटवर्क बिछाए गए। इस प्रकार नए शहर बंदरगाहों, सेवा केंद्रों, किलों व रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों में भरे गए। 6. 19वीं शताब्दी के मध्य में औपनिवेशिक शहरों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिन्हें क्रमशः सिविल लाइन या श्वेत लोगों का क्षेत्र और देशियों के क्षेत्र या अश्वेत टाउन कहा गया। इनमें क्रमशः श्वेत रंग के यूरोपीय और दूसरे भाग में अश्वेत रंग के देशी या भारतीय लोग रहते थे।
7. भूमिगत पाइप द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था करने के साथ साथ पक्की नालियाँ भी निर्मित की गई। इसका उद्देश्य सफाई को सुनिश्चित करना था। 8. कुछ शहरों को औपनिवेशिक हिल स्टेशनों के रूप में विकसित किया गया, जैसे माउंट आबू, शिमला, मनाली, दार्जिलिंग। इनका उद्देश्य गर्मी के दिनों में प्रशासनिक गतिविधियों को चलाना और उच्च अधिकारियों को स्वास्थ्यवर्धक जलवायु और वातावरण वाला आवास प्रदान करना था। 9. नए शहरों में ट्राम, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाएं, घोड़ागाड़ी, बसें, सिनेमा हॉल, टाउन हॉल, प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सेवक, कर्मचारी, शिक्षक, अकाउंटेंट और शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी आदि उपलब्ध थे। 10. कुछ सार्वजनिक केंद्र या सामुदायिक भवन भी थे। यहाँ समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि लोगों को उपलब्ध हो सकती थी। प्रश्न 8. 19वीं सदी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन सी थी? उत्तर: 19वीं शताब्दी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली मुख्य चिंताएं निम्नलिखित थी। 1. छावनियों की सुरक्षा। छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों पर विकसित किया गया। छावनियों में यूरोपियों के अधीन भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे। ये क्षेत्र मुख्य शहर से अलग थे, परंतु शहर से जुड़े होते थे। चौड़ी सड़कों, बड़े बगीचों में बने बंगलों, बैरकों, परेड के मैदान और चर्च आदि से लैस ये छावनियाँ यूरोपीय लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल था। साथ ही ये अव्यवस्थित भारतीय कस्बों के विपरीत व्यवस्थित शहरी जीवन का एक नमूना भी था। 2. शक्ति और श्रेष्ठता का प्रदर्शन। औपनिवेशिक शासक अपनी भारतीय प्रजा पर अपनी शक्ति तथा श्रेष्ठता की धाक जमाना चाहते थे। अतः गोरी बस्तियों में भवन निर्माण का कार्य यूरोपीय स्थापत्य शैलियों के अनुसार किया गया। 3. ब्लैक टाउन का दूषित वातावरण। अंग्रेज़ों की दृष्टि में ब्लैक टाउन न केवल अराजकता और उपद्रव का केंद्र था, वे गंदगी और बीमारी का स्रोत भी थे। अतः वे इन क्षेत्रों में नहीं रहना चाहते थे। 4. एक अन्य विद्रोह की आशंका। सन 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेज़ लगातार किसी अन्य विद्रोह की आशंका में रहने लगे। उन्हें लगता था कि शहरों की अच्छी तरह रक्षा करना आवश्यक है और अंग्रेज़ों को देशियों के खतरे से दूर सुरक्षित तथा पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। अतः पुराने कस्बों के आसपास चारागाहों और खेतों को साफ कर दिया गया। सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी क्षेत्रों को विकसित किया गया। इन क्षेत्रों में सिर्फ गोरों को बसाया गया। 5. अग्नि की घटनाओं की चिंता। अंग्रेज़ अग्नि की घटनाओं से भी चिंतित थे। इसी आशंका के कारण सन 1836 में कलकत्ता में घास फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया। साथ ही मकानों में ईंटों की छत भी अनिवार्य कर दी गई। प्रश्न 9. नए शहरों में सामाजिक संबंध किस हद तक बदल गए? उत्तर: औपनिवेशिक शासन में नए नगरों के सामाजिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इनमें से मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित थे। 1. मध्य वर्ग का विस्तार। सभी वर्गों के लोग बड़े शहरों में
प्रवेश करने लगे। क्लर्कों, शिक्षकों, डॉक्टरों, अकाउंटेंट्स, वकीलों, इंजीनियरों आदि की मांग बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग बढ़ता गया। उनके पास स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी जैसे नए शिक्षा केंद्रों तक अच्छी पहुंच थी। शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकार के विषय में अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपना मत व्यक्त कर सकते थे। 2. गरीबों, मेहनतकश अथवा कामगारों की संख्या में वृद्धि। शहरों में गरीबों, मेहनतकश अथवा कामगारों का एक नया वर्ग निकलकर सामने आ रहा था। ग्रामीण इलाकों से गरीब रोजगार की खोज में लगातार शहरों की ओर आ रहे थे। कुछ लोगों को शहर नए अवसरों का स्रोत दिखाई देता था, कुछ अन्य को एक भिन्न जीवन शैली का आकर्षण शहरों की ओर आकर्षित कर रहा था। उनके लिए जीवन शैली एक ऐसी वस्तु थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। 3. यातायात के साधनों का विकास। घोड़ागाड़ी जैसे नए यातायात के साधन और बाद में ट्रामों तथा बसों के प्रचलन से लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बच सकते थे। समय के साथ काम की और रहने की स्थान दोनों एक दूसरे से अलग होते गए। घर से दफ्तर या फैक्ट्री जाना एक नए प्रकार का अनुभव बन गया। 4. महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। नए शहरों में महिलाओं के लिए नए अवसर थे। पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और पुस्तकों के माध्यम से मध्यम वर्गीय महिलाएं स्वयं को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी। फलस्वरूप परंपरागत पितृसत्तात्मक कानून व कायदे बदलने लगे, जिससे बहुत से लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने वाले सुधारक भी औरतों को माँ व पत्नी की परंपरागत भूमिकाओं में ही देखना चाहते थे। समय बीतने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। वे नए व्यवसायों में प्रवेश करने लगी। उन महिलाओं को जो घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानों में काम के लिए जा रही थी, को लंबे समय तक सम्मान नहीं मिल सका। 5. मनोरंजन तथा मिलने जुलने के लिए सार्वजनिक स्थल। अब तक पुराने शहरों में लोगों में आपसी मेल जोल कम हो चुका था, परंतु टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं तथा 20वीं सदी में सिनेमा हॉलों जैसे सार्वजनिक स्थानों के निर्माण से शहरों में लोगों को मिलने जुलने व मनोरंजन के नए अवसर प्राप्त होने लगे। शहरों में नए सामाजिक समूह बने तथा लोगों की पुरानी पहचानें लगभग समाप्त हो गई। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 12B। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 172 से पन्ना नंबर 177 तक अध्याय 12 का रिकॉर्डिंग किया गया है। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1. मद्रास में ब्रिटिश आबादी के रूप में जाना जाता था। ए. फोर्ट, बी. फोर्ट विलियम, सी. फोर्ट सेंट जॉर्ज, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 2. मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई मूलतः गांव थे। ए. बुनाई के, बी. मत्स्य ग्रहण के, सी. ए एवं बी दोनों, डी.
इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी, ए एवं बी दोनों। 3. अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किया गया था। ए सन 1872 में, बी सन 1882 में, सी सन 1892 में, डी सन 1852 में। उत्तर है ए सन 1872 में। 4. बम्बई का टाउन हॉल बनाया गया। ए सन 1865 में, बी सन 1866 में, सी सन 1844 में, डी सन 1833 में। उत्तर है डी सन 1833 में। 5. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट बंदरास में आकर बसे। ए सन 1650 में, बी सन 1639 में, सी सन 1661 में, डी सन 1670 में। उत्तर है बी सन 1639 में। 6. वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला स्थानांतरित की। ए सन 1840 को, बी सन 1850 को, सी सन 1864 को, डी सन 1870 को। उत्तर है सी सन 1864 को। 7. स्वेज नहर को खोला गया। ए सन 1889 में, बी सन 1869 में, सी सन 1899 में, डी सन 1819 में। उत्तर है बी सन 1869 में। प्रश्न 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. दक्षिण भारत के नगरों, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। दक्षिण भारत के नगरों मदुराई और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। 2. सन 1798 में रिक्त स्थान गवर्नर जनरल बने। सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बने। 3. लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में अपने लिए रिक्त स्थान नामक एक महल बनवाया। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस नामक एक महल बनवाया। 4. रिक्त स्थान और रिक्त स्थान टाउन भारतीयों पर अंग्रेज़ों की जातीय श्रेष्ठता के प्रतीक थे। वाइट और ब्लैक टाउन भारतीयों पर अंग्रेज़ों की जातीय श्रेष्ठता के प्रतीक थे। 5. भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ रिक्त स्थान के रिक्त स्थान का युद्ध माना जाता है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी का युद्ध माना जाता है। प्रश्न 3. एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 1. ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव कब पड़ी थी? उत्तर है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 2. भारत में पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? उत्तर है अल्मोरा। 3. बम्बई का टाउन हॉल कब बनाया गया? उत्तर है 1833 ईस्वी सन में। 4. यूरोप से भारत तक पूरी तरह समुद्री मार्ग खोजने वाले यात्री का क्या नाम था? उत्तर है वास्को डी गामा। 5. डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1959 ईस्वी सन में। 6. पांडिचेरी में पुर्तगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है डुप्ले। 7. फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर है 1664 ईस्वी सन में। 8. कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस किसने बनवाया था? उत्तर है लॉर्ड वेलेजली। 9. औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहाँ थी? उत्तर है बम्बई में। 10. ऐसे भारतीय जो स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी दोनों भाषा बोलना जानते थे उन्हें कहते थे? उत्तर है दुभाष। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई मूलतः कैसे शहर थे? ये महत्वपूर्ण कैसे बन गए? उत्तर: मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। प्रश्न 2. कंपनी के एजेंट मद्रास तथा कलकत्ता में कब कब बसे? बम्बई कंपनी को कैसे प्राप्त हुई? उत्तर: कंपनी के एजेंट सन 1639 में मद्रास तथा सन 1690 में कलकत्ता में बसे। बम्बई को सन 1661 में ब्रिटेन के राजा द्वारा कंपनी को दिया गया था। ब्रिटेन के राजा ने इसे पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। कंपनी के इन 3 बस्तियों में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए। प्रश्न 3. मुगलकालीन शहर ब्रैकेट में आगरा, दिल्ली, लाहौर आदि क्यों प्रसिद्ध थे? कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर: मुगलकालीन शहर निम्न कारणों से प्रसिद्ध थे। 1. मनसबदार, जागीरदार तथा राज्य के बड़े अधिकारी इन नगरों में अपने आवास बनाते थे। 2. ये शहर प्रशासन और सत्ता के केंद्र थे। जनसंख्या का केंद्रीयकरण, विभिन्न उद्योग धंधे तथा समृद्धि इस शहर के अन्य प्रमुख कारण थे। प्रश्न 4. 17वीं शताब्दी में विकसित 3 शहरों के नाम बताइए जो 18वीं शताब्दी में पतनोन्मुख हो गए। इनका स्थान किन 3 नगरों ने ले लिया? उत्तर: पतनोन्मुख नगर ढाका, सूरत तथा मछलीपट्टनम। नए नगर मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता। प्रश्न 5. औपनिवेशिक काल में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 कारण बताइए। उत्तर: औपनिवेशिक काल में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण इस प्रकार है। 1. ये नगर प्रशासन और सत्ता के केंद्र थे। 2. इनमें नए भवनों तथा संस्थानों का विकास हुआ। 3. इनमें रोजगार के नए अवसर विकसित हुए। परिणाम स्वरूप लोग बड़ी संख्या में इन शहरों की ओर आकर्षित होने लगे। प्रश्न 6. सन 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक शहरों के भवनों का स्वरूप किस प्रकार बदल गया? कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर: सन 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक शहरों के भवनों का स्वरूप निम्न था। 1. बड़े बड़े बंगले बनाए जाने लगे जो बगीचों में बनाए गए। 2. भवनों के निर्माण में यूरोपीय वास्तु शैलियों को अपनाया गया। प्रश्न 7. 19वीं शताब्दी में नगर निगमों जैसे संस्थानों के विकास का क्या उद्देश्य था? उत्तर: शहरों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना। 1. जलापूर्ति, 2. जल निकासी, 3. सड़क निर्माण, 4. स्वास्थ्य व्यवस्था आदि।
प्रश्न 8, अखिल भारतीय जनगणना का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया? इसके प्रारंभिक 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, अखिल भारतीय जनगणना का सर्वप्रथम प्रयास सन 1872 में किया गया। इसके प्रमुख 2 उद्देश्य निम्नलिखित थे। 1, लोगों के लिंग, जाति तथा व्यवसायों के आंकड़े प्राप्त करना। 2, बीमारियों से होने वाली मौतों की जानकारी प्राप्त करना। प्रश्न 9, 19वीं शताब्दी में भारत के 2 प्रमुख औद्योगिक शहर कौन कौन से थे? वहाँ क्या क्या बनता था? उत्तर, 19वीं शताब्दी में भारत के 2 प्रमुख औद्योगिक शहर कानपुर और जमशेदपुर थे। कानपुर में चमड़े का सामान और सूती और ऊनी कपड़े बनते थे। जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। प्रश्न 10, सिविल लाइंस क्या थे और यह क्यों बसाए गए थे? उत्तर, सिविल लाइंस नए शहरी इलाके थे जहां केवल गोरों को बसाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि सन 1857 के विद्रोह के बाद वे देशियों के बीच स्वयं को असुरक्षित अनुभव कर रहे थे, अतः वे उनसे दूर अलग से रहना चाहते थे। प्रश्न 11, कलकत्ता में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए कौन कौन से 2 बड़े निर्माण नियम बनाए गए? उत्तर, कलकत्ता में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए 2 बड़े निर्माण नियम बनाए गए थे जो इस प्रकार है। 1, सन 1836 में फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया। 2, मकानों में ईंटों की छतों को अनिवार्य बना दिया गया। प्रश्न 12, अंग्रेज़ों ने बंगाल से आरंभ से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में क्यों ले लिया? 2 कारण लिखिए। उत्तर, वे 2 कारण निम्न है। 1, अंग्रेज़ी व्यापारी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की संप्रभुता से असंतुष्ट थे। उसने उनसे माल गोदाम के रूप में प्रयोग किया जाने वाला छोटा किला छीन लिया था। 2, प्लासी के युद्ध ब्रैकेट में सन 1757 में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेज़ों ने कलकत्ता ब्रैकेट में बंगाल में ऐसा किला बनाने का निर्णय किया जिस पर आसानी से आक्रमण न किया जा सके। प्रश्न 13, स्वेज नगर के खुलने ब्रैकेट में सन 1869 में से बम्बई को क्या लाभ हुआ? उत्तर, स्वेज नहर के खुलने से बम्बई को निम्नलिखित लाभ हुए। 1, स्वेज नहर के खुलने से विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध और अधिक मजबूत हो गए, जिससे व्यापारियों को बहुत अधिक लाभ हुआ। 2, इस अवसर का लाभ उठाकर बम्बई सरकार तथा भारतीय व्यापारियों ने बम्बई को भारत का सरताज शहर ब्रैकेट में अर्ब्स प्राइमा इन इंडीज घोषित कर दिया। प्रश्न 14, उस क्षेत्र का नाम लिखिए जहां 18वीं शताब्दी के दौरान लॉटरी कमेटी द्वारा नगर नियोजन की शुरुआत की गई थी। उसकी किसी एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। उत्तर, 18वीं शताब्दी में कलकत्ता के नगर नियोजन का काम सरकार की सहायता से लॉटरी कमेटी ने किया। लॉटरी कमेटी लॉटरी बेचकर नगर नियोजन के लिए पैसा इकट्ठा करती थी। प्रश्न 15, बम्बई की चौल नामक इमारतें क्या थी? ये क्यों बनाई गई थी? उत्तर,
चौल बम्बई की बहुमंजिला इमारतें होती थी, जिनमें एक एक कमरे वाली कई आवासीय इकाइयाँ होती थी। इमारतों के सभी कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था और इसके बीच में दालान होता था। ये इमारतें बम्बई की बढ़ती जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। प्रश्न 16, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए स्थापत्य का क्या महत्व है? उत्तर, स्थापत्य हमारे विचारों को पत्थरों, ईंट, लकड़ी या प्लास्टर के माध्यम से आकार देता है। सरकारी अधिकारी का बंगला, धनी व्यापारी का महल नुमा आवास व श्रमिक की साधारण झोपड़ी तक सभी भवन सामाजिक संबंधों तथा पहचानों को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 17, 18वीं शताब्दी में नगरों का मध्यकालीन स्वरूप क्यों बदलने लगा? कारण बताइए। उत्तर, 18वीं शताब्दी में राजनीतिक तथा पुनर्गठन के परिणामस्वरूप मध्यकालीन नगरों का पतन व नए नगरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता के पतन के कारण मुगल शासन से जुड़े नगरों का पतन हो गया। दूसरी ओर क्षेत्रीय शक्तियों के विकास से लखनऊ, पूना, नागपुर, हैदराबाद आदि क्षेत्रीय राजधानियों का महत्व बढ़ गया। प्रश्न 18, अंग्रेज़ों के अधीन नए औपनिवेशिक नगरों में मध्य वर्ग के किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, अंग्रेज़ों के अधीन नए औपनिवेशिक नगरों में मध्य वर्ग के दो विशेष लक्षण इस प्रकार हैं। एक, मध्यम वर्ग के पास स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी जैसे नए शिक्षा केंद्रों तक अच्छी पहुंच थी। दो, शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकार के विषय में पत्रिकाओं, अखबारों और सार्वजनिक सभाओं में अपना मत व्यक्त कर सकते थे। इस प्रकार एक नया सार्वजनिक वातावरण तैयार हुआ। प्रश्न 19, सन 1853 में प्रारंभ हुई रेलवे से शहरों की कायापलट कैसे हो गई? किन्हीं दो परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सन 1853 में प्रारंभ हुई रेलवे से शहरों की कायापलट निम्नलिखित परिवर्तनों के द्वारा हुई। एक, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों तथा नदियों के समीप थे। दो, प्रत्येक रेलवे स्टेशन कच्चे माल के संग्रह तथा आयातित वस्तुओं के वितरण का केंद्र बन गया। प्रश्न 20, दुबाश कौन थे? वे मद्रास (चेन्नई) में क्या करते थे? दो उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, दुबाश ऐसे भारतीय थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषा बोलना जानते थे। वे एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज व गोरों के मध्यस्थ की भूमिका भी अदा करते थे। प्रश्न 21, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास में स्थापित किलेबंदी का नाम लिखिए। इसकी किसी एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास में स्थापित किलेबंदी फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाती है। इस किले पर आसानी से आक्रमण नहीं किया जा सकता था। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। प्रश्न 22, ग्रामीण इलाकों तथा कस्बों के चरित्र में भिन्नता के दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, ग्रामीण इलाकों व कस्बों के चरित्र में भिन्नता दर्शाने वाले दो बिंदु निम्नलिखित हैं। एक,
ग्रामीण अंचलों में लोग खेती, पशुपालन, जंगलों में संग्रहण द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। इसके विपरीत कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, शासक, प्रशासक आदि रहते थे। 2. कस्बों और शहरों की प्रायः किलेबंदी की जाती थी। यह किलेबंदी इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से अलग करती थी। प्रश्न 23. अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित नए शहरों में रूढ़िवादियों द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने में भय के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित नए शहरों में रूढ़िवादियों द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने में भय के 2 कारण निम्नलिखित हैं। 1. रूढ़िवादियों को भय था कि अंग्रेज़ उनकी सामाजिक परंपराओं को नष्ट कर देंगे। 2. रूढ़िवादियों को इस बात का भी भय था कि अंग्रेज़ उन्हें ईसाई बना देंगे। प्रश्न 24. आरंभ में बहुत से लोग जनगणना के आंकड़ों को संदेह की दृष्टि से क्यों देखते थे? उत्तर: आरंभ में लोगों के द्वारा जनगणना के आंकड़ों को संदेह की दृष्टि से देखने के कारण निम्न थे। 1. लोग सोचते थे कि सरकार नए टैक्स ब्रैकेट में कर लागू करने के लिए जांच करा रही है। 2. ये आंकड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों की सही जानकारी नहीं देते। 3. कुछ लोग अपने घर की औरतों के विषय में जानकारी देना पसंद नहीं करते थे। प्रश्न 25. भारत में आने वाली किन्हीं 4 यूरोपीय जातियों ब्रैकेट में कंपनियों तथा उनके आधारों ब्रैकेट में मुख्य केंद्रों के नाम बताइए। उत्तर: भारत में आने वाली 4 यूरोपीय जातियाँ और उनके मुख्य आधार ब्रैकेट में केंद्र: 1. पुर्तगाली पणजी, 2. डच मछलीपट्टनम, 3. अंग्रेज़ मद्रास, 4. फ्रांसीसी पांडिचेरी ब्रैकेट में पुडुचेरी। प्रश्न 26. क्या कारण था कि औपनिवेशिक काल में भारत कभी भी एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया? उत्तर: अंग्रेजी सरकार की औद्योगिक नीतियाँ पक्षपातपूर्ण थी, अतः अंग्रेज़ों ने हमारे औद्योगिक विकास को आगे बढ़ने नहीं दिया। फलस्वरूप भारत आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया। प्रश्न 27. फोर्ट विलियम किला कहाँ बनाया गया था? बाद में यह स्थान क्या कहलाया? उत्तर: सन 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली और वहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्री के आसपास फोर्ट विलियम नाम का किला बनवाया। यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर का रूप धारण कर लिए, जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. औपनिवेशिक काल में कस्बों का स्वरूप गांवों से भिन्न था, फिर भी कस्बों तथा गांवों के बीच की पृथकता अनिश्चित होती थी। स्पष्ट कीजिए। उत्तर: औपनिवेशिक काल में कस्बों व गांवों के स्वरूप में भिन्नता। लोग ग्रामीण इलाकों में खेती, जंगलों में संग्रहण या पशुपालन द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। इसके विपरीत कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे। कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। प्रायः कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी, जो इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से अलग करती है। कस्बों और गांवों के बीच
आपसी मेल जोल। एक, किसान तीर्थयात्रा करने के लिए लंबी दूरियां तय करते थे और कस्बों से होकर गुजरते थे। दो, किसान अकाल के समय कस्बों में जमा हो जाते थे। दूसरी ओर लोगों तथा माल का कस्बों से गांवों की ओर गमन भी होता रहता था। तीन, व्यापारी तथा फेरी वाले कस्बों से माल गांव ले जाकर बेचते थे। इससे बाजारों का फैलाव और उपभोग की नई शैलियों का उदय होता था। चार, इसके अतिरिक्त जब कस्बों पर आक्रमण किया जाता था तब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे। प्रश्न 2, आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा वर्गीकरण करने में जनगणना कमिश्नर ब्रैकेट में आयुक्त के सामने आई कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। उत्तर, आंकड़ों के एकत्रीकरण और वर्गीकरण करने में जनगणना कमिश्नर ब्रैकेट में आयुक्त को अग्रलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक, लोग प्रायः इस प्रक्रिया में सहयोग करने से मना कर देते थे या जनगणना आयुक्तों को गलत सूचना दे देते थे। दो, बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची स्थिति की मानी जाती थी। उदाहरण, शहरों में ऐसे लोग भी थे जो फेरी लगाते थे या अच्छे काम के अभाव में मजदूरी करते थे। ऐसे अनेक लोग जनगणना कर्मचारियों के समक्ष स्वयं को प्रायः व्यापारी कहते थे क्योंकि उन्हें मजदूरी की अपेक्षा व्यापार अधिक सम्मानित कार्य लगता था। 3, बहुत समय तक वे जनगणना के कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। उन्हें यह भी लगता था कि सरकार नए टैक्स लगाने हेतु जांच करा रही है। 4, मृत्यु दर और बीमारियों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि लोग बीमार पड़ने की जानकारी भी प्रायः नहीं देते थे। बीमारों का इलाज भी गैर लाइसेंसी डॉक्टरों से करा लिया जाता था। ऐसे में बीमारी या मौत की घटनाओं का सही आकलन कर पाना असंभव था। प्रश्न 3, ब्रिटिश सरकार ने अपनी जातीय श्रेष्ठता जताने के लिए सोच समझकर मद्रास शहर का विकास किया। इस कथन की पुष्टि उचित तर्क देकर कीजिए। उत्तर, मद्रास शहर का विकास निसंदेह अंग्रेज़ों की जातीय श्रेष्ठता को दर्शाता था। एक, फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया जहां अधिकतर यूरोपीय रहते थे। दीवारों और बुर्जों ने इसे एक विशेष प्रकार की घेरेबंदी प्रदान की। 2, किले में रहने का निर्णय रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। 3, कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की अनुमति नहीं थी। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डचों और पुर्तगालियों को वहां रहने की छूट थी। 4, ब्लैक टाउन का विकास किले के बाहर हुआ था। इस आबादी को भी सीधी पंक्तियों में बसाया गया था जो कि औपनिवेशिक शहरों की मुख्य विशेषता थी। 5, प्रशासकीय और न्यायिक व्यवस्था भी गोरों के पक्ष में थी। संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी यूरोपीय लोग शासक थे। 6, मद्रास का विकास वहां रहने वाले मुट्ठी भर गोरों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया था। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 12C। इस ट्रैक में
पन्ना नंबर 177 से पन्ना नंबर 182 तक अध्याय 12 का रिकॉर्डिंग किया गया है। प्रश्न 4, औपनिवेशिक ब्रैकेट में अंग्रेजी सरकार ने मानचित्र बनाने पर विशेष ध्यान क्यों दिया? उत्तर, औपनिवेशिक सरकार ने आरंभ से ही मानचित्र तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया। 1. सरकार का मानना था कि किसी स्थान की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए मानचित्र आवश्यक होते हैं। इस जानकारी के आधार पर वे शहरी प्रदेश पर नियंत्रण बनाए रख सकते थे। 2. जब शहरों की संख्या बढ़ने लगी तो न सिर्फ उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि मानचित्र को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी मानचित्र बनाए जाने लगे। 3. शहरों के मानचित्रों से हमें पहाड़ियों, नदियों तथा हरियाली का पता चलता है। यह जानकारी रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए योजना बनाने में बहुत काम आती है। 4. इसके अतिरिक्त घाटों की स्थिति, मकानों की सघनता और गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति आदि से किसी प्रदेश की व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने और टैक्स व्यवस्था की रणनीति बनाने में सहायता मिलती है। प्रश्न 5, 1853 ईस्वी सन में रेलवे के आरंभ की शहरीकरण की प्रक्रिया में क्या भूमिका है? उत्तर, 1853 ईस्वी सन में रेलवे का आरंभ हुआ। रेलवे के आरंभ ने शहरों की कायापलट कर दी। अब आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के पास थे। हर रेलवे स्टेशन कच्चे माल के संग्रह तथा आयातित वस्तुओं के वितरण का केंद्र बन गया। उदाहरण, गंगा के किनारे स्थित मिर्ज़ापुर दक्कन से आने वाली कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था, जो बम्बई तक जाने वाली रेलवे लाइन बनने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप्स तथा रेलवे कॉलोनियों की स्थापना भी होने लगी। फलस्वरूप जमालपुर, वोल्टेयर और बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। प्रश्न 6, बम्बई में सार्वजनिक भवनों के निर्माण में अंग्रेज़ों द्वारा प्रयोग में लाई गई किन्हीं 2 वास्तुकला शैलियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, बम्बई में सार्वजनिक भवनों के लिए मुख्य रूप से 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। इनमें से 2 मुख्य शैलियाँ निम्नलिखित थी। 1, नवशास्त्रीय या नियोक्लासिकल शैली। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इस शैली को विशेष रूप से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी, उसे ब्रिटिश भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। सन 1833 में बम्बई का टाउन हॉल इसी शैली के अनुसार बनाया गया था। सन 1860 के दशक में बनी बहुत सी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एल्फिंस्टन सर्कल कहा जाता था। बाद में यह नाम बदलकर हार्निमान सर्कल रख दिया गया था। यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित थी। इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ का रचनात्मक ढंग से प्रयोग किया गया था। दुकानदारों व पैदल चलने वालों को तेज धूप और
बरसात से बचाने हेतु यह पथ बहुत उपयोगी था। 2. नवगोथिक शैली। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए। प्रश्न 7, भारत के शहरी केंद्रों में 18वीं शताब्दी में व्यापार तंत्र में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, 18वीं शताब्दी में व्यापार तंत्र में आए परिवर्तनों का वर्णन निम्न है। 1. अनेक यूरोपीय कंपनियों ने विभिन्न स्थानों पर जैसे पौंडीचेरी, पणजी तथा मछलीपट्टनम में व्यापार प्रारंभ किया। 2. जब अंग्रेज़ों ने बंगाल को अपने कब्जे में किया तब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ा। मद्रास, कलकत्ता और बम्बई तेजी से आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित हुए। 3. 18वीं सदी के मध्य में सूरत एवं ढाका जैसे व्यापारिक केंद्रों का पतन हुआ क्योंकि कई व्यापारिक केंद्र नए स्थानों पर स्थापित हो गए। 4. जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, इन व्यापार तंत्रों के आसपास का शहरीकरण प्रारंभ हो गया। 5. नए स्थान तथा इमारतें 18वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए और बड़ी संख्या में लोग इन शहरों की ओर रोजगार के लिए आने लगे। प्रश्न 8, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औपनिवेशिक शहरों के स्वरूप में क्या बदलाव आया? उत्तर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औपनिवेशिक शहरों के स्वरूप में निम्नलिखित बदलाव आए। 1. सन 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेज़ भारतीयों से आशंकित रहने लगे, अतः वे अपनी बस्तियां अलग बनाने का विचार करने लगे। 2. सिविल लाइंस को स्वास्थ्यप्रद बनाया गया। 3. पुराने कस्बों के आसपास चारागाहों और खेतों को साफ कर दिया गया और सिविल लाइंस नाम से नए शहरी इलाके ब्रैकेट में क्षेत्र विकसित किए गए। यहाँ सिर्फ गोरों को बसाया गया। 4. छावनियों को सुरक्षित स्थानों के रूप में विकसित किया गया। यहाँ यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिक तैनात किए गए। ये मुख्य शहर से जुड़े थे और यूरोपियों के लिए सुरक्षित स्थान थे। प्रश्न 9, 19वीं सदी में औपनिवेशिक शहरों ने औरतों के लिए नए अवसर प्रदान किए गए। कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, 2 उदाहरण। 1. 19वीं सदी में औपनिवेशिक शहरों ने औरतों के लिए नए अवसर प्रदान किए। वे पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं तथा पुस्तकों के जरिए स्वयं को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी। 2. धीरे धीरे समय बीतने के साथ महिलाओं की उपस्थिति सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ने लगी। अब वे फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी तथा फिल्म कलाकार आदि के रूप में नए व्यवसायों में भी प्रवेश करने लगी। प्रश्न 10, अंग्रेज़ों ने भारत में सफाई एवं स्वच्छता पर क्यों ध्यान दिया? उत्तर, अंग्रेज़ों ने भारत में सफाई एवं स्वच्छता पर ध्यान देने के कारण निम्नलिखित थे। 1. ब्लैक टाउन प्रायः गंदे रहते थे और गोरों के इलाकों में सफाई पर ही ध्यान दिया जाता था, परंतु प्लेग और हैजा जैसी महामारियों के फैलने और हजारों लोगों की मृत्यु के कारण औपनिवेशिक अधिकारियों को स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अधिक कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी। 2. अफसरों को भय था कि कहीं ये बीमारियां ब्लैक टाउन से वाइट टाउन में न फैल जाए। 3. सन 1860-70 के दशकों में
सफाई एवं स्वच्छता पर ध्यान दिया गया और कड़े प्रशासनिक कदम उठाए गए तथा भारतीय शहरों में निर्माण की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। 4. इसी समय भूमिगत पाइप आधारित जलापूर्ति, निकासी और नाली व्यवस्था का निर्माण किया गया। प्रश्न 11. मुगलों द्वारा बनाए गए शहरों में 18वीं शताब्दी में आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। उत्तर: मुगलों द्वारा बनाए गए शहरों में 18वीं शताब्दी में आए परिवर्तन निम्नलिखित है। 1. नए नगरों का विकास। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता के क्रमिक क्षरण के कारण ही उसके शासन से संबंधित नगरों का अवसान हो गया। मुगल राजधानियों आगरा और दिल्ली ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। नई क्षेत्रीय शक्तियों का विकास क्षेत्रीय राजधानियों लखनऊ, पूना, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, तंजौर, नागपुर तथा बड़ौदा के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। 2. व्यापार तंत्रों में बदलाव। व्यापार तंत्रों में परिवर्तन शहरी केंद्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने पहले मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने सन 1510 में पणजी में, डचों ने सन 1605 में मछलीपट्टनम में, अंग्रेज़ों ने सन 1639 में मद्रास में तथा फ्रांसीसियों ने सन 1673 में पांडिचेरी में। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के साथ ही इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगर विकसित होने लगे। 3. व्यापार में वृद्धि। सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तीव्रता से नई आर्थिक राजधानियों के रूप में उभरकर सामने आए। ये शहर औपनिवेशिक प्रशासन एवं सत्ता के केंद्र भी बन गए। प्रश्न 12. राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध का महत्व बताइए। उत्तर: राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध का महत्व निम्नलिखित है। 1. इस युद्ध से अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा तथा शक्ति दोनों में वृद्धि हुई। 2. बंगाल के सभी संसाधनों पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो गया। 3. बंगाल में अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता का सूत्रपात हुआ, जहाँ से उन्होंने संपूर्ण भारत पर अधिकार किया। 4. इससे अंग्रेज़ों की शक्ति में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्वियों को कर्नाटक के तृतीय युद्ध में पराजित करने में सफल हुए। 5. इस युद्ध के द्वारा अंग्रेज़ों को 24 परगने के भूभाग मिल गए। 6. अंग्रेज़ बंगाल के वास्तविक शासक बन गए और बंगाल के नवाब उनकी कठपुतली मात्र ही बनकर रह गए। प्रश्न 13. औपनिवेशिक शासक यूरोपीय स्थापत्य शैली का अनुसरण क्यों करना चाहते थे? उत्तर: औपनिवेशिक शासक अनेक उद्देश्यों से विभिन्न प्रकार के भवनों में यूरोपीय स्थापत्य शैली का अनुसरण करना चाहते थे। 1. अंग्रेज़ भारत में बनाए जाने वाले भवनों में यूरोपीय शैली का प्रयोग अपनी श्रेष्ठता, सत्ता और अधिकार के प्रतीक के रूप में
करना चाहते थे। 2. अंग्रेज स्वयं को हर दृष्टि से भारतीयों से श्रेष्ठ समझते थे। 3. जातीय विभेद भारत में औपनिवेशिक प्रशासन का प्रमुख आधार था। 4. यूरोपीय तरीके के दिखने वाले भवनों के निर्माण से वे औपनिवेशिक स्वामियों एवं भारतीय प्रजा के मध्य अंतर को और अधिक उजागर करना चाहते थे। 5. अंग्रेज भारत में विदेशी थे, यह देश उनके लिए अनजान था, अतः वे यहाँ बनाए जाने वाले भवनों में यूरोपीय स्थापत्य शैली का अनुसरण करके एक अनजान देश में जान पहचान सा भूदृश्य रचना चाहते थे और उपनिवेश को भी घर जैसा अनुभव करना चाहते थे। प्रश्न 14. औपनिवेशिक शहर ब्रिटिश शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को कैसे प्रतिबिंबित करते थे? व्याख्या कीजिए। उत्तर: औपनिवेशिक शहर नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते थे। राजनीतिक सत्ता एवं संरक्षण भारतीय शासकों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के हाथ से निकलने लगा। व्यापारी दुभाषिए, बिचौलिए और माल आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने वाले भारतीयों का भी नए शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। नदी या समुद्र के किनारे आर्थिक गतिविधियों से घाटों और गोदियों का विकास हुआ। समुद्र के किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी, उद्योग के लिए बीमा एजेंसियां, यातायात डिपो और बैंकिंग संस्थानों की स्थापना होने लगी। कंपनी के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय समुद्र तट से दूर बनाए गए थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. अंग्रेज़ों द्वारा भारत में पर्वतीय स्थलों तथा छावनियों की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर: सैनिक छावनियों और हिल स्टेशन ब्रैकेट में पर्वतीय सैरगाह औपनिवेशिक शहरी विकास का एक विशेष पहलू था। हिल स्टेशनों की स्थापना व आवास का कार्य सबसे पहले ब्रिटिश सेना की आवश्यकताओं से जुड़ा था। गोरखा युद्ध ब्रैकेट में सन 1815-16 के दौरान शिमला की स्थापना की गई। अंग्रेज़ मराठा युद्ध ब्रैकेट में सन 1818 के कारण अंग्रेज़ों की माउंट आबू के प्रति रुचि बढ़ी, जबकि दार्जिलिंग को सन 1835 में सिक्किम के राजाओं से हड़प लिया गया था। ये हिल स्टेशन सैनिकों के ठहरने, सीमा की निगरानी करने और शत्रु के खिलाफ हमला करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान थे। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में पर्वतीय स्थलों, छावनियों तथा हिल स्टेशनों के उद्देश्य निम्नलिखित थे। 1. भारतीय पर्वतों की मृदु एवं ठंडी जलवायु स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती थी, विशेष रूप से इसलिए कि अंग्रेज़ गर्म मौसम को बीमारियों का जनक मानते थे। उन्हें गर्मियों के कारण हैजा तथा मलेरिया की सबसे अधिक आशंका रहती थी, अतः वे सैनिकों को इन बीमारियों से दूर रखने की कोशिश करते थे। बहुत बड़ी सेना होने के कारण ये स्थान पहाड़ियों में एक नई तरह की छावनी में तब्दील हो गए। 2. इन हिल स्टेशनों को सेनेटोरियम के रूप में विकसित किया गया। सैनिकों को यहाँ विश्राम करने और अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने हेतु भेजा जाता था। 3. हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी,
अतः नए शासकों को वहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता था। वायसराय अपने पूरे स्टाफ के साथ प्रत्येक वर्ष गर्मियों में हिल स्टेशनों पर जाते थे। सन 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर ली। इस प्रकार गर्म मौसम में राजधानियाँ बदलने के क्रम पर विराम लग गया। 4. शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ब्रैकेट में प्रधान सेनापति का भी अधिकृत आवास बन गया था। 5. हिल स्टेशन ऐसे अंग्रेज़ों और यूरोपियों के लिए भी आदर्श स्थान थे जो अपने अपने घर जैसी बस्तियां वहां बसाना चाहते थे। उनकी ये इमारतें यूरोपीय शैली की होती थी। भिन्न भिन्न मकानों के बाद एक दूसरे से सटे हुए विला एवं बगीचों के मध्य स्थित कॉटेज बनाए गए थे। एरिलकन चर्च और शैक्षणिक संस्थान आंग्ल आदर्शों के अनुरूप थे। सामाजिक जीवन में मनोरंजन के नए आयाम भी जोड़े गए। 6. रेलवे के विकास होने से हिल स्टेशन बहुत से लोगों के लिए पहुंचने में आसान हो गए। अब भारतीय भी यहाँ आने लगे थे। उच्च तथा मध्यम वर्गीय लोग, वकील, महाराजा तथा व्यापारी घूमने फिरने व मनोरंजन के लिए इन स्थानों पर पहुंचने लगे। वहां उन्हें यूरोपीय शासकों के समीप होने का संतोष भी मिलता था। 7. हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इन स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में चाय और कॉफ़ी के बागानों की स्थापना की गई थी। अतः मैदानी भागों से बड़ी संख्या में मजदूर वहां आने लगे। इस प्रकार अब हिल स्टेशन सिर्फ यूरोपीय लोगों की ही सैरगाह का इलाका नहीं रह गया था। प्रश्न 2. कलकत्ता ब्रैकेट में बंगाल के नगर नियोजन के प्रेरक तत्व कौन कौन से थे? लॉर्ड वेलेजली के शासन काल तक कलकत्ता की नगर नियोजन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर: अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपने शासन के आरंभ से ही नगर नियोजन का काम अपने हाथों में ले लिया था। इसके पीछे निम्नलिखित प्रेरक तत्व थे। 1. पहला तत्व रक्षा संबंधी था। सन 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज़ व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के रूप में बनाए गए छोटे किले पर अधिकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब की संप्रभुता से नाखुश थे। वे न ही कस्टम ड्यूटी अदा करना चाहते थे और न ही जवान द्वारा निश्चित की गई शर्तों पर काम करना चाहते थे। दूसरी ओर सिराजुद्दौला अपनी शक्ति का लोहा मनवाना चाह रहा था। 2. सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का निर्णय लिया जिस पर सरलता से आक्रमण न किया जा सके। कलकत्ता का नगर नियोजन। कलकत्ता को 3 गांवों सुल्तानाती, कोलकाता एवं गोविंदपुर को मिलाकर बनाया गया था। कंपनी ने इनमें से सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुर गांव की ज़मीन को साफ करने के लिए वहां के व्यापारियों एवं बुनकरों को हटने का आदेश जारी किया। नवनिर्मित फोर्ट विलियम के आसपास एक विशाल खाली स्थान छोड़ दिया गया जिसे स्थानीय लोग मैदान या गारेर मठ कहने लगे। खाली मैदान रखने का उद्देश्य
यह था कि यदि शत्रु की सेना किले की ओर बढ़े तो उस पर किले से बिना किसी बाधा के गोलीबारी की जा सके। जब अंग्रेज़ों को कलकत्ता में अपनी उपस्थिति मजबूत दिखाई देने लगी तो वे फोर्ट ब्रैकेट में किले से बाहर मैदान के किनारे पर भी मकान बनाने लगे। कलकत्ता में अंग्रेज़ों की बस्तियां इसी तरह अस्तित्व में आई। फोर्ट के आसपास का बड़ा सा खुला स्थान यहाँ की पहचान बन गई। यह कलकत्ता में नगर नियोजन की दृष्टि से पहला उल्लेखनीय कार्य था। लॉर्ड वेलेजली के अधीन नगर नियोजन। सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस नामक एक महल बनवाया। यह भवन अंग्रेज़ों की सत्ता का प्रतीक था। कलकत्ता में आ जाने के पश्चात वेलेजली शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले भाग की आवश्यकता से अधिक भीड़ भाड़, गंदे तालाबों, सड़ांध और निकासी की बुरी हालत को देखकर परेशान हो उठा। अंग्रेज़ों को इन सब से घृणा थी क्योंकि उनका मानना था कि दलदली भूमि और रुके हुए जल के तालाबों में जहरीली गैसें निकलती है जिनसे बीमारियां फैलती है। भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु को वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व शक्ति का क्षय करने वाला कारक माना जाता था। शहर को अधिक स्वास्थ्यपरक बनाने के लिए शहर में खुले स्थान छोड़ने पर विचार किया गया। सन 1803 में वेलेजली में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस संबंध में अनेक कमेटियों का गठन किया। बहुत सारे बाज़ारों, कब्रिस्तानों, घाटों और चर्म शोधन इकाइयों को शहर से हटा दिया गया। इसके पश्चात जनस्वास्थ्य एक ऐसा विचार बन गया जो शहरों की सफाई और नगर नियोजन परियोजनाओं का अनिवार्य अंग बन गया। प्रश्न 3, बम्बई के नगर नियोजन तथा भवन के निर्माण के मुख्य चरणों की व्याख्या कीजिए। मुख्य रूप से नवशास्त्रीय अथवा नियोक्लासिकल शैली से बनी इमारतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, इसमें कोई शक नहीं कि बम्बई शहर के निर्माण एवं विकास हेतु अपनाई गई स्थापत्य कला शैलियाँ शाही सत्ता, राष्ट्रवाद तथा धार्मिक वैभव का प्रतिनिधित्व करती थी। प्रारंभ में बम्बई 7 द्वीपों का शहर था। जैसे जैसे वहाँ जनसंख्या बढ़ी, इन 7 द्वीपों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि अधिक जगह उत्पन्न की जा सके। इस प्रकार एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई की अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण 19वीं शताब्दी के मध्य में रेलवे और जहाजरानी के विस्तार और प्रशासकीय संरचना विकसित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः बहुत सी नई इमारतें बनाई गई। इनकी स्थापत्य अथवा वास्तुशैली यूरोपीय शैली के जैसी ही थी। बंगले, सार्वजनिक भवन एवं स्थापत्य कला। प्रारंभ में ये इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों की तुलना में अजीब दिखाई देती थी, परंतु धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली को पसंद करने लगे और उन्होंने इसे आत्मसात कर लिया। दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने भी अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ भारतीय शैलियों को अपनाया। इसका एक उदाहरण उन बंगलों को माना जा सकता है जिन्हें बम्बई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया गया था।
बंगला एक बड़े भूभाग पर बना होता था। उसमें रहने वालों को न सिर्फ प्राइवेसी मिलती थी बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच दूरी भी स्पष्ट हो जाती थी। परंपरागत ढलवा छत और चारों ओर बना बरामदा बंगले को ठंडा रखता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होता। सार्वजनिक भवनों के लिए मुख्य रूप से 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। 2 शैलियाँ उस समय इंग्लैंड में प्रचलित थी। एक नवशास्त्रीय या नीलोक्लासिकल शैली, 2 इंडो सार्सेनिक शैली। नोट: लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 6 एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए। प्रश्न 4, औपनिवेशिक काल में नवगोथिक तथा इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैलियों में बने भवनों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उत्तर: औपनिवेशिक काल में नवगोथिक तथा इंडो सारासेनिक स्थापत्य शैलियों में बने भवनों का वर्णन इस प्रकार है। 1. नवगोथिक शैली। नवगोथिक शैली की मुख्य विशेषताएं ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें और बारीक साज सज्जा थी। इस शैली का जन्म इमारतों, विशेषकर उन गिरजों से हुआ था जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में बनाए गए थे। इस शैली को 19वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में दोबारा अपनाया गया। यह वही समय था जब सरकार बम्बई में आधारभूत ढांचे का निर्माण कर रही थी। उसके लिए यह शैली चुनी गई। सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी कई शानदार इमारतें इसी शैली में बनाई गई। नवगोथिक शैली में बनी कुछ इमारतों के लिए भारतीयों ने पैसा दिया था। उदाहरण: यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवासजी जहांगीर रेड्डीमनी ने पैसा दिया। वह एक धनी पारसी व्यापारी थे। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद के पैसे से किया गया था। इसका नाम उनकी मां के नाम पर रखा गया था, राजाबाई टावर। भारतीय व्यापारियों का नवगोथिक शैली इसलिए पसंद आई थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए बहुत से विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैलियाँ भी प्रगतिशील है। उनका मानना था कि शैलियों द्वारा बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाने में सहायता मिलेगी। परंतु नवगोथिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है। यह ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने शहरों में रेलवे स्टेशनों के डिज़ाइन और निर्माण में बहुत निवेश किया था क्योंकि वे एक अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे। मध्य बम्बई में इन्हीं इमारतों का रौब था। उनकी नवगोथिक शैली शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करती थी। 2. इंडो सार्सेनिक शैली। 20वीं सदी के आरंभ में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जो भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण थी। इस शैली को इंडो सार्सेनिक शैली का नाम दिया गया था। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। इस शैली पर यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों आदि का बहुत प्रभाव था।
सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह दिखाना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध तथा स्वाभाविक शासक हैं। 1911 ईस्वी सन में राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रश्न 5, बम्बई के पूंजीपति वर्ग का विकास कैसे हुआ? शहर के आर्थिक विकास में उसका क्या योगदान रहा? उत्तर, बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी था। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बम्बई से ही होता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का निर्यात चीन को करती थी। भारतीय व्यापारी और बिचौलिए इस व्यापार में भागीदार थे। उन्होंने बम्बई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसी अफीम उत्पादक प्रदेशों से जोड़ने में सहयोग दिया। कंपनी के साथ यह गठबंधन उनके लिए लाभ का सौदा था। इसी लाभ से बम्बई के पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। इस वर्ग में पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती, बोहरा, यहूदी, बनिया और आर्मीनियाई आदि समुदायों के लोग शामिल थे। 1861 ईस्वी सन में अमेरिकी गृहयुद्ध प्रारंभ होने पर अमेरिका के दक्षिणी भाग से आने वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई। इससे भारतीय कपास की मांग बढ़ गई। बम्बई के पूंजीपतियों के लिए लाभ कमाने का यह बहुत अच्छा मौका था। 1869 ईस्वी सन में स्वेज नहर का खोला गया, जिससे बम्बई के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संबंध और गहरे हुए। बम्बई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को अर्ब्स प्राइमा इन इंडीज अर्थात भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बम्बई में भारतीय व्यापारी सूती वस्त्र जैसे उद्योगों में अपना धन ब्रैकेट में पैसा लगाने लगे। निर्माण गतिविधियों में भी उनका बहुत हस्तक्षेप रहता था। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे।